students, welcome back to my science and maths classes. In this video we will discuss the NCERT questions of second chapter of class 8 science, that is microorganisms friend and foe. Okay, let us start. First, fill in the blanks. इसमें कुछ गैप्स दिए हैं जिसमें कि आपको फिल करना है. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके हेल्प से देख पाएंगी? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. स्टार्टिंग वीडियो में ही हमने पढ़ा था. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स वाट डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एयर से क्या फिक्स करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करती है? आंसर विल बी नाइट्रोजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट. एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है? आंसर विल बी ईस्ट. ओके, नेक्स्ट इज कोलेरा इज काउज्ड बाय. कोलेरा किसके कारण होता है? आंसर इज बैक्टीरिया. कोलेरा इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया. एक वीडियो में लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण कौन सी डिजीज होती है. ओके, तो उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. There are 4 options and you have to choose one correct answer and you have to tick it. Okay. First is yeast is used in the production of. yeast का किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? आंसर विल बी एल्कोहल. एल्कोहल के प्रोडक्शन में yeast का यूज होता है. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो अल्कोहल, ईस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब तो नहीं हो सकता है. देन आंसर विल बी स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ इज. दिस इज आई. ओके, तो मलेरिया काउजिंग जो प्रोटोजोआ होता है उसका कैरियर कौन है? किसके कारण मलेरिया ज़्यादा फैलता है? आंसर विल बी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. इस नेम को याद रखिएगा, यही फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है. ओके, और ये कैसे फैलाती है ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये कहीं डर्टी प्लेस पे बैठती है जहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं. जो डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो इसके पैरों में चिपक जाते हैं और जब ये किसी खाने पे बैठती है या किसी इंसान के ब्लड को ये चूसती है, हेल्दी पर्सन को, तो उसमें उसके सैलिवा से जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाता है और जिसके कारण उसे भी मलेरिया हो जाती है. या फिर अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काट के मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो उससे भी वो डिजीज़ फैलता है. ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख ले. ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कैरियर है वो कौन सा है? तो हमने पढ़ा था कि 2 ही कैरियर है. फर्स्ट इज मॉस्किटो एंड सेकेंड इज हाउस फ्लाई. तो आंसर में हमारा हाउस फ्लाई दिख रहा है तो आंसर हाउस फ्लाई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द ब्रेड और इडली डॉ राइज इज बिकॉज ऑफ. जो ब्रेड और इडली का डॉ तैयार किया जाता है आटा की तरफ, ठीक है, वो कैसे राइज करता है और ब्रेड के फॉर्म में आता है? देन द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. उसमें ईस्ट सेल्स ग्रो करते हैं जिसके कारण ब्रेड और इडली राइज कर पाता है, खिल पाता है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. शुगर का जो कन्वर्शन अल्कोहल में किया जाता है उस प्रोसेस का क्या नाम है? आंसर विल बी फर्मेंटेशन. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. इसमें हमें पढ़ना है मैच द फॉलोइंग. इसमें हम आंसर सामने सामने ही में लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आप बुक से इसे देखकर मैच कर लेंगे. ओके, फर्स्ट इज बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया का आंसर हो जाएगा काउजिंग कॉलेरा. बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? कॉलेरा होता है. सेकेंड इज राइजोबियम. राइजोबियम किस चीज़ में हेल्प करता है? इन फिक्सिंग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्स करने में. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम हमने बहुत बार सुना, जो कि कर्ड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ कर्ड. फोर्थ इज ईस्ट. ईस्ट किस चीज़ में हेल्प करती है? अभी हमने देखा बेकिंग ऑफ ब्रेड. देन नेक्स्ट इज ए प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या करती है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है. ओके, मलेरिया का जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ के कारण ही तैयार होता है.
नेक्स्ट इज वायरस। वायरस का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स। तो उसमें से एक एग्जाम्पल देखिए आपको दिख रहा है एड्स, तो ये आंसर हो जाएगा कि वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म तो आपको याद ही होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स बी सीन विद द नेक्ड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? इट मीन्स क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो कैसे देख सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज एज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि ये साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो आँखों से दिखेंगे ही नहीं। ओके, तो फिर इसको कैसे देख सकते हैं? द आंसर विल बी दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। वो जो एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से देखे जा सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। ओके, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था पहले की वीडियोज में जब टॉपिक कवर कर रहे थे। ओके, अगर जब भी आपको दो क्वेश्चंस दिया रहे, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, तो आप इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ओके, द फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास बट अदर्स नॉट। जो ब्रेड पर जो फंगस हो जाते हैं, जैसे कि देखिएगा आप 1-2 दिन अगर ब्रेड को आपने रख दिया है तो उस पर कुछ फंगस ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वो उस पर एक ब्राउनिश लेयर आ जाता है, वो फंगस होता है और उस फंगस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं। बट अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सभी को हम नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप्स क्या है? आंसर विल बी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। वायरस को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जब हमने टॉपिक कवर किया था तो वायरस को भी मैंने साथ में समझाया था, बट अगर एग्जाम में ग्रुप्स पूछा जाएगा तो सिर्फ हम ये 4 ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि वायरस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, इसीलिए उसे इस ग्रुप में नहीं रखा जाता। वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेज भी माइक्रोस्कोपिक हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में आते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे वो अलग होते हैं। किस बेसिस पे अलग होते हैं? सपोज कि एक बैक्टीरिया है तो वो फंगी के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, एक प्रोटोजोआ है तो वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकता। ये चारों आपस में एक दूसरे के बोल सकते हैं बॉडी में डेवलप नहीं कर सकते, बट वायरस ऐसा है कि वो किसी के बॉडी में डेवलप करता है। उस बॉडी को बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर ये डेवलप करता है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी में भी ये डेवलप कर जाता है, तो इसलिए वायरस को अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट इज 6th नंबर, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। क्यों फिक्स करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो कुछ नेम्स हम लोग देखेंगे, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर एंड बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। साथ ही साथ कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में पहले से प्रेजेंट होते हैं जो कि इस चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें हेल्प करती है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती है। ओके, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज 7th नंबर, राइट 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives। मतलब हमारे जो लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 10 क्या यूजफुलनेस है उसे बताना है, किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 10 लाइन्स आपको मिनिमम लिखना है।
चलिए देखते हैं। ऐसे भी एग्जाम के लिए 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो बहुत तरीके से यूजफुल है। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। ये क्या में हेल्प करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हेल्प से ब्रेड, केक और पेस्ट्री को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। एल्गी जो है अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती है। राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया एल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम तो इसी के लिए फेमस है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर पाई जाती है? तो पी प्लांट में। ओके, पी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये पाई जाती है। और पी प्लांट के साथ बीन्स वगैरह में भी होती है, जो भी लिगुमिनियस प्लांट्स होते हैं उसमें। फोर्थ नंबर इज बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेकिंग फूड्स लाइक कर्ड। बैक्टीरिया जो है फूड बनाने में भी यूज होती है, जैसे कि कर्ड। दही तैयार करने के लिए हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर इज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। एल्कोहल और एसिटिक एसिड को तैयार करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज होता है। सिक्स्थ इज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज किया जाता है। सेवन्थ नंबर इज इट इज़ यूजफुल इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो तैयार किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। ओके, एंटीबायोटिक्स आपको पता है ना क्या होता है? वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो डिजीज़ ज़्यादा बढ़े ना। अगर किसी को एक डिजीज हो चुका है कॉलेरा, तो उसके साथ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। दे आर यूज टू मेक वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए, जैसे अभी के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें वैक्सीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का भी यूज किया गया है। अभी हमारे पास 2 वैक्सीन्स अवेलेबल है ना, कोविशील्ड और साथ ही में एक हो गया आपका एक तो कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से तैयार किए गए हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसका पार्ट है। नाइन्थ नंबर इज ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन में दोज प्रोडक्शन विच आर मेड टू अर्न द मनी। ओके। 10th नंबर इज इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीन्स इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ जो वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अभी मैंने बात किया कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आया है। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। ओके, तो जब भी आपको पैराग्राफ लिखना है तो 10 to 12 लाइन्स लिखिए ताकि आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटे। ओके, लेट अस स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज. For example, some of the microorganisms cause diseases in human beings, other animals and plants. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीजेज फैलते हैं, ठीक है। Those microorganisms which cause diseases are called pathogens. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण ह्यूमन, एनिमल्स या प्लांट्स में डिजीज फैलता है या डिजीज उन्हें होता है, उसे पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस हमने पढ़ा है वीडियो में, ठीक है। पैथोजेंस आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण डिजीज होता है। ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सभी पैथोजेंस में ही आते हैं। दिस काउज डिजीज सच एज, इनके कारण क्या क्या डिजीज होती हैं? लाइक ट्यूबरक्यूलिसिस, टीबी, टेटनस, वूपिंग कफ, कॉलेरा, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में भी होते हैं, ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट होता है, जिससे कि ह्यूमंस को डिजीजेस का ज़्यादा खतरा होता है। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट।
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या जिसे पैथोजेंस बोलते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, तो एयर के थ्रू, जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वाटर जो कि हम पीते हैं, एंड फूड जो कि हम खाते हैं, इन्हीं सब के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। द पैथोजेंस कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट। पैथोजेंस जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर हम रखते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जिसके पास पहले से ही वो डिजीज़ है, अगर उससे कोई कांटेक्ट रखते हैं तो उस तरह से भी वो डिजीज़ ट्रांसमिट होता है। या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू, जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ये दोनों मोस्ट कॉमन कैरियर हैं डिजीज़ के, इसके कारण भी डिजीजेस फैलते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोमोट द कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेज भी होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज तो आपको याद होगा कि क्या होता है, वो डिजीजेज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाती हैं, फैलती हैं। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है और जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान देना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ए मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है तो पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, फिर लिखेंगे द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स आर फॉलोइंग। क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक को हम लोग को तभी लेना चाहिए जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर एडवाइस करता हो। ठीक है। एंटीबायोटिक बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनते हैं, तो कभी भी बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए एंटीबायोटिक का यूज ना करें, उसे मत लें। ठीक है। नेक्स्ट इज वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है जितने टाइम तक उस ड्रग को ज़रूर लेना चाहिए, उस मेडिसिन को या एंटीबायोटिक्स को उस टाइम तक ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिव हो पाए। अगर उसने कुछ टाइम पीरियड दिया, हम उससे कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरली बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया एल्सो। अगर हमें ज़रूरत ना हो तो एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होती हैं जो कि हमारे बॉडी में होना इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसे भी मार देती है साथ ही में। ठीक है। तो अननेसेसरली कभी भी एंटीबायोटिक्स को ना लें। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर काउज्ड बाय वायरसेज। एंटीबायोटिक्स जो है वो उन डिजीज़ के लिए बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है जो वायरस के कारण होता है। अभी हमने देखा था कि वायरस को अलग रखा गया था क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया, प्रोटोजो या फिर फंगी, एल्गी, ये सब के कारण जो डिजीज़ होते हैं उसमें तो इफ़ेक्टिव होता है। बट अगर कोई डिजीज़ वायरस के कारण होता है जैसे कोल्ड, फ्लू हो गया, तो उसमें ये हेल्पफुल नहीं होता है, ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ओके, देन in this video we have completed all the NCERT questions. In next video we will discuss some MCQs, important MCQs of this chapter. Okay, and thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा then please like, subscribe and share.